माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो विक्टोरियन एज, सोशियो पॉलिटिकल लिटरेरी बैकग्राउंड। जैसे कि हर एज के साथ आप देखते हैं कि हम एक बैकग्राउंड सेट करते हैं और ये बैकग्राउंड आपको वाइज गेस करने में मदद देता है। जहां आपको डाटा मिस होगा, जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, किसी वजह से आपकी नज़र से नहीं गुजरी या गुजरी है तो आपको भूल गई है, लेकिन अगर आप सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जेहन में लाएंगे तो बहुत सी बातें आ, आपको याद आ सकती हैं। बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके अंदर हिंट मौजूद होता है कि ये किस एज से बिलोंग करती हो सकती है इंफॉर्मेशन जो है। और दूसरा, इंटरव्यू सेशन में जब आप जाएंगे तो आपको सोशल पॉलिटिकल और लिटरेरी बैकग्राउंड का जानना बहुत जरूरी है उसका। ये आप जैसे आप टेस्ट पास करते हैं तो ये बैकग्राउंड वाले जो खास तौर पे लेक्चर्स हैं, ये आपको दोबारा से सुनने चाहिए उसके बाद आप, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना वो इसी तरह के सवालों पे मबनी होता है। तो आज विक्टोरियन एज को देखते हैं कि इसका क्या बैकग्राउंड है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। विक्टोरियन एज जैसे कि आपके सामने पहली स्लाइड आपको दिख रही है और इसमें आपको डेट भी दिख रही होगी 1832 से लेकर 1900 तक, 1832 से लेकर 1900 तक ये हमारे पास एज है। और ये भी खैर न्यू क्लासिकल एज इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन अपने यहाँ ये कॉम्प्लेक्स एज है और इवन हमें इसे शायद डिवाइड भी करना पड़े। और अगर हम देखें इसकी बिल्कुल प्रीवियस एज की तरफ, जैसे रोमांटिक एज है, तो आपको ये लगेगा कि काफी बड़ी एज है। तो इसके सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल क्या सिचुएशन थी और लिटरेरी क्या ट्रेंड्स थे, इन तीनों थ्रेड्स को एक साथ देखते हैं। So Victorian age in English literature began in second quarter of the 19th century and ended by 1900, जैसे अभी हमने बात की। Though strictly speaking, the Victorian age ought to correspond with the reign of Queen Victoria। जैसे कि विक्टोरियन एज नाम से है तो क्वीन विक्टोरिया के, मोनार्क के नाम पे है। ब्रिटिश क्वीन जो विक्टोरिया है उनके टाइम के साथ इसको क्वीन या विक्टोरियन एज कहते हैं। which extended from 1837 to 1901। उनका रेन देखें, उनका रजीम देखें, उनका टाइम पीरियड देखें तो वो हमें क्या नजर आता है, 1837 से लेकर 1901 तक। Yet literary moments rarely coincide with the exact year of the royal accession or death। और जैसे कि हमने पिछले टाइम में भी देखा कि ज्यादा क्रिटिक्स इस बात की तरफ अब ज्यादा ध्यान देते हैं कि मोनार्क्स की बजाय मोनार्क्स के साथ एसोसिएशन तो हिस्ट्री की होनी चाहिए, और ये लिटरेरी हिस्ट्री है तो ज्यादा हमें वैल्यू लिटरेचर के लोगों को देनी चाहिए। इसलिए हमने कुछ एजेस के नाम जो है वो लिटरेचर के लोगों पे भी देखे हैं। तो इस एज में भी स्टार्ट और एंड यहाँ पे थोड़ा सा फर्क रहेगा। पॉलिटिकली अगर आप देखें, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 1837 से लेकर 1901 तक जो टाइम है ये क्वीन विक्टोरिया का है, जब वो थ्रोन पे आती हैं 1837 में और जब उनकी डेथ होती है 1901 में। तो पॉलिटिकली देखा जाए या हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये एज खत्म होती है, लेकिन रफली हम इसको और तरह से थोड़ा सा और तरह से डिवाइड करें। हुआ क्या था, दैट वाज अ सडन डिक्लाइन ऑफ द रोमांटिसिज्म। और ये रोमांटिक्स को पढ़ते हुए भी आपको आइडिया हो गया था, वहां भी हमने ये बात मेंशन की थी कि किस तरह अर्ली डेथ हो गई थी यंग जो जीनियस राइटर्स थे, जो बड़े रेवोल्यूशनरी ऑथर्स थे, और जो रोमांटिक्स हैं वो जॉइंट रोमांटिक्स थे, जो लेटर खासतौर पे यंग रोमांटिक्स हैं, उनकी सडन डेथ से भी हालात में तब्दीली हुई थी। तो फ्रॉम द ईयर ऑफ 1798 आपको याद होगा, विच इज द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, और ये चलता है टिल द ईयर ऑफ 1820, देयर वाज द हेडे ऑफ द रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड। इस टाइम को हम कहते हैं दैट इज द रोमांटिसिज्म। एक रोमांटिक का जो है वो एक प्राइम टाइम है। बट आफ्टर दैट ईयर देयर वाज अ सडन डिक्लाइन। Wordsworth, who after his early fusion or revolutionary principles had relapsed into the conservatism and positive opposition to the social and the political reforms, produced nothing of importance after the publication of his White Doe of Railstone in 1815। 1815 में उनकी जो क्या कहा जाता है कि ये आखिरी पोइम है जो इम्पोर्टेंट है या कुछ काम की थी। इसके बाद उनके काम में हमें कोई या उन्होंने कोई खास वर्क पब्लिक नहीं करवाया। दो लिव्ड टिल 1850, 1815 के बाद देख लें, और अगले 35 साल तक वो जिंदा रहे, 1850 तक उनकी टाइम पीरियड बनता है। तो इसी वजह से कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जब तक वर्ड्सवर्थ हैं एक रोमांटिक पीरियड जो है वो चल रहा था।
लेकिन टेक्निकली देखें तो उन्होंने 1815 के बाद कोई खास काम नहीं करवाया, और ये उनकी आखिरी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है। ये भी यहाँ पे नया डाटा आपके सामने आ जाता है। व्हाइट डो ऑफ रेलस्टोन। रेलस्टोन जो है, डो आप वो जानते हैं, व्हाइट डो क्या हो सकती है, एंड रेलस्टोन जो है ये प्लेस का नाम है, यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। So Coleridge wrote no poem of merit after 1817. 1817 के बाद देख रहे हैं उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई रिमार्केबल वर्क हमें कॉलेज की तरफ से भी नजर नहीं आता। And Scott was still writing after 1820, but his work lacked the fire and the originality of his early years. और 1820 के बाद स्कॉट के काम में भी जो है वो आ रहा है कि कोई फायर नहीं थी, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, कोई ओरिजिनलिटी नहीं थी। तो हम देख रहे हैं 1815 के बाद वर्ड्सवर्थ ने कुछ ना खास नहीं किया, 1817 के बाद जो कॉलरिज ने कुछ काम नहीं किया, और 1820 तक जो है वो स्कॉट का काम भी दम तोड़ जाता है। सो द रोमांटिक पोइट्स ऑफ द यंगर जनरेशन अनफॉर्चुनेटली ऑल डाइड यंग। और यंगर जनरेशन के साथ क्या हो रहा है, कीट्स इन 1820, शैली इन 1822 एंड बायरन इन 1824, इनकी तो डेथ हो जाती है। Though the romantic age in the real sense of the term ended in 1820, ठीक है। कीट्स की जो डेथ है वो देखिए 1820 में हो जाती है, शैली की 22 में, तो ये बायरन 24 तक चलता है। तो हम कहते हैं कि रोमांटिक एज जो है ना 1820 के बाद वो खत्म हो जाती है। तो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश होती है 1798 को, एंड टू द डेथ ऑफ द कीट्स 1820, 22 ईयर्स। तो ये देखें जी एज है रोमांटिक एज, यहाँ तक जो आपके सामने स्लाइड नजर आ रही है। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हाईलाइटेड मैंने इसलिए कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि जब आप दोबारा से पढ़ रहे हो तो आपको आपके जहन में आना चाहिए कि यहाँ मैंने एम्फेसिस किया था। ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द न्यू लिटरेरी एज क्या होगा, ऑफिशियली हम क्या कहेंगे जी, कब हमारी एज स्टार्ट हो गई। 1820-22 में खत्म हो गई थी पुरानी एज, तो फिर नई एज कब स्टार्ट होती है। इन द फील्ड ऑफ द लिटरेचर आल्सो द ईयर्स ऑफ द 1820 to 1832, अब ये जो 12 साल है तो इट वाज कॉल्ड द सिंगुलरली बैरन ईयर्स। ये 12 ईयर्स को कहा जाता है बिल्कुल ये नॉन फर्टाइल ईयर थे, बैरन ईयर थे, इसमें कोई काम नहीं हुआ, कोई क्रिएटिविटी नहीं। As has already been pointed out, there was sudden decline of the romantic literature from the year 1820। जैसे हम अभी बात की 1820 के बाद जैसे कीट्स की डेथ होती है रोमांटिक एज में, या रोमांटिक जो स्टाइल है, जो एज है, ऐसे लगता है खत्म हो गई। बट द न्यू लिटरेचर ऑफ द इंग्लैंड कॉल्ड द विक्टोरियन लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम 1832। लेकिन जो विक्टोरियन लिटरेचर है वो 1820 से स्टार्ट नहीं होता, ये नहीं कि खत्म होगी तो अगली स्टार्ट हो जाएगी। इनके दरमियान मजे की बात है कोई ट्रांजिशन पीरियड भी हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि सडन एक गैप आ गया है। और वो गैप आने की एक वजह सडन अनफॉर्चुनेट डेथ है 3 बड़े आथर्स, और उनका जो डेथ का जो है वो टाइम है वो भी आपने याद रखना कौन कौन से साल है, बल्कि मैं अभी पूछने वाला हूँ थोड़ी देर। सो विक्टोरियन लिटरेचर स्टार्ट होता है, टेक्निकली विक्टोरियन लिटरेचर कह रहे हैं 1832 से स्टार्ट। कब? ये टेनिसन की पोएम से स्टार्ट। व्हेन टेनिसन फर्स्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम पोएम्स पब्लिश होता है, कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम, जैसे कि लिरिकल बैलेड जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, बिल्कुल इसी तरह ऑल्दो ये 2 आथर का नहीं है एज सच। टेनिसन एक नया नाम हमारे सामने आता है लिटरेचर की दुनिया में, और उनकी एक कलेक्शन आती है पोएम्स के नाम से अपीयर्ड होती है। कब? 1832। द फॉलोइंग ईयर saw कार्लाइल्स सार्थर रिसार्टस, तो एक और कार्लाइल का जो वर्क है, जो एक प्रोज वर्क है, आथर है, उनका जो वर्क आता है सार्थर रिसार्टस। आगे इनकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे ये क्या चीज है अपने टाइम में, और वो अगले ही साल आता है। एंड डिकन्स अर्लीस्ट वर्क स्केचेस ऑफ बोस, वो हमारे पास आ जाते हैं 33-34 में। एंड कैरियर ऑफ थैकरे, एक और आथर हमारे सामने आते हैं, नॉवेलिस्ट हैं, विलियम मेकपीस थैकरे, बिगन अबाउट 1837। एंड द ब्राउनिंग, एक और आथर हमारे पास आ रहे हैं, ये सारे अभी आपके ज़हन में होने चाहिए। ब्राउनिंग पब्लिश्ड हिज ड्रामेटिक लिरिक्स इन 1842। तो स्टोरी कहां से स्टार्ट हो जाती है? 1832 में टेनिसन की पोएम्स की पब्लिकेशन के साथ जो है एक नया दौर स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं फॉलोइंग ईयर में वर्क आ रहा है कार्लाइल का सार्टर रिसार्टस, जो आपने याद रखना है कार्लाइल का वर्क कब आया, उससे अगले साल। डिकन्स का वर्क आ रहा है स्केचेस बाय बोस, एंड
थैकरे का काम आ रहा है 1837 के अंदर, इन्होंने भी अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया था। ब्राउनिंग ड्रामेटिक लिरिक्स जो हमारे सामने आते हैं। Thus the Victorian period in literature officially starts from 1832। तो ऑफिशियली हम क्या कह सकते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था विक्टोरियन पीरियड? 1832 में। दो द रोमांटिक पीरियड एंडेड इन 1820। रोमांटिक पीरियड आपके सामने आ रहा है, कीट्स की डेथ का जो ईयर है ना, वो रोमांटिक पीरियड्स का एंड है। एंड क्वीन विक्टोरिया ascended द थ्रोन इन 1837। फर्क आप यहां से नोट कर रहे हैं, क्वीन विक्टोरिया तख्त पे बैठती हैं 1837 में, कीट्स की डेथ होती है 1820 में, लेकिन दरमियान में ये बैरन ईयर्स कहलाते हैं। और पोएम्स जो वर्क है वो पब्लिश होता है टेनिसन का 1832 के अंदर। तो ऑफिशियल ईयर है 1832। दी अर्ली विक्टोरियन राइटर्स क्या हैं, हम इनके अर्ली क्यों कह रहे हैं, इसमें लेटर विक्टोरियन भी कुछ होंगे, ये क्यों हमने डिवीजन की है? बिकॉज द विक्टोरियन एज इज सो लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम देखते हैं न्यू क्लासिकल एज भी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड थी, और इसी वजह से हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा। आपको याद होगा वो 3 हिस्से कौन से, और वो 3 ऑथर्स के नाम पे। ये अभी मैं थोड़ी देर में आपसे पूछता हूँ, 3 नाम क्या है, आपको उम्मीद है ये आते होंगे। सो विक्टोरियन एज भी एक लॉन्ग एज है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये लॉन्ग भी और कॉम्प्लिकेटेड भी है, आगे हम इसको समझेंगे। एंड द ग्रेट राइटर्स हु फ्लरिश्ड इन इट आर सो मेनी दैट फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस इट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। तो हम अपनी आसानी के लिए हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, अर्ली विक्टोरियन पीरियड एंड लेटर विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, ये ऑथर के नेम पे नहीं है, बल्कि हमने इसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी हम इनमें देखें कि जो बड़े बड़े ऑथर हैं, अभी आपको ये याद भी करने हैं अभी फौरन से। सो अर्ली विक्टोरियन पीरियड विच वाज द पीरियड ऑफ द मिडिल क्लास सुप्रीमेसी। ठीक है, ये अर्ली विक्टोरियन पीरियड, इसमें खास बात यह है कि इसमें मिडिल क्लास जो ना सिर्फ मर्ज हो चुकी थी, आपने पीछे पढ़ा है कि मिडिल क्लास कैसे ग्रेजुअली आ रही थी। आप मिडिल एजेस के अंदर, ओल्ड एजेस में आपको ऐसी कोई क्लास नहीं मिलती, और रेसा में भी कोई खास नाम नहीं मिलता। तो आगे चल के आप न्यू क्लासिकल एज में देखते हैं एक न्यू मिडिल क्लास जो है, रेवोल्यूशन जो है आ रहे हैं, साइंटिफिक थॉट बदल रही है, और एक मिडिल क्लास और एजुकेटेड भी हो रही है। तो आपने देखा था एक न्यू फॉर्म ऑफ जॉनरा इमर्ज होता है, नॉवल हमारे सामने आता है, आप मिडिल क्लास को देखकर वो चीजें लिखी जा रही हैं। वही क्लास आप विक्टोरियन एज में आके एक बिल्कुल एस्टैब्लिश क्लास बन जाती है, एक सुप्रीम क्लास बन जाती है। अब उनके आइडियल जो है वो पूरे कंट्री में रूल कर रहे हैं। ना सिर्फ उनके पॉलिटिकल थॉट्स अब इफेक्टिव हैं, बल्कि उनके रिलीजियस थॉट्स भी इफेक्टिव हैं, बल्कि उनके मॉरल थॉट्स भी अब इफेक्टिव है। ना सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, बल्कि लिटरेचर के जो वर्क आएंगे उनमें भी आपको उनकी झलक मिलेगी। सो द एज ऑफ laissez-faire are the free trade and the unrestricted competition extended from 1832 to 1870। ये अर्ली विक्टोरियन पीरियड ऐसे हम एक laissez-faire टाइम भी कह सकते हैं, यानी फ्री टाइम कह सकते हैं। यानी कोई ये फ्रेंच टर्म है बेसिकली, इट मींस कि कोई दखल अंदाजी ना करना। laissez-faire मतलब फ्रीडम के साथ अनरिस्ट्रिक्टेड जो कंपटीशन है वो चलता रहना चाहिए। और वो एक आइडियल, असल में वो कैपिटलिस्ट आइडियल जो है वो आगे डेवलप होते हैं। द ग्रेट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड वर, ऑल्दो हमारा ताल्लुक इस सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको समझते हुए हमने एक्चुअली समझना है कि इसमें लिटरेरी ऑथर्स कौन से हैं और उन्होंने क्या काम किया। तो अर्ली विक्टोरियन पीरियड्स के अंदर जो बड़े बड़े ऑथर हैं, जैसे आपको टेनिसन का आइडिया हो गया, उन्हीं का वर्क पोएम्स आने से ही तो एज स्टार्ट हुई है। तो ये अपने इस एज के वर्ड्सवर्थ की तरह हैं। सो ब्राउनिंग है, उसके साथ हमारे पास पोइट है, मैथ्यू आर्नल्ड हैं, क्रिटिक भी हैं, पोइट भी हैं, कार्लाइल हैं, बहुत बड़े राइटर समझे जाते थे अपने टाइम पे। आल इन पे जो इल्जाम हैं उनको भी हम देखेंगे, रेसिज्म का इल्जाम इन पे कैसे लगता है। रस्किन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो थियरिस्ट हैं, आर्ट की और कल्चर की थियरीज पे इन्होंने काफी काम किया। सो डिकन्स हैं, उसके बाद अभी भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट में इनका शुमार होता है। अगर आपने ब्रिटिश नॉवेल्स को देखना है, ब्रिटिश साहित्य को पढ़ना है, तो डिकन जो है आपके पास है, और विलियम मेकपीस, थैकरे, जिनका अपने टाइम पे डिकन के साथ काफी कंपटीशन था। ऑल दीज पोएट्स, नॉवेलिस्ट एंड प्रोज राइटर्स, ठीक है, इनमें पोएट है टेनिसन, ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नल्ड भी इसमें आ सकते हैं, क्रिटिक भी है। प्रोज राइटर आपको कार्लाइल, रस्किन और डिकन और थैकरे जो नॉवेलिस्ट हैं। प्रोज राइटर भी आ गए, नॉवेलिस्ट भी आ गए, पोएट्स भी आ गए। सो सर्टेन होमोजेनस ग्रुप, बिकॉज ऑल्दो
ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जॉनर में काम रहे हैं, बट ओवरऑल इट इज ए होमोजेनस ग्रुप बिकॉज इन स्पाइट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस they exhibit the same approach to the contemporary problems in the same literary, moral and social values. तो इनके दरमियान जो एक कॉमन थ्रेड है इन सारे आथर्स के दरमियान, जो इन्हें मिलाकर अर्ली विक्टोरियन पीरियड तश्कील देता है, वो इनका सोशल कल्चरल वैल्यूज का सिमिलर होना है। और वो विक्टोरियन वैल्यूज क्या हैं, ग्रेजुअली वो भी हमें ऐसा ऐसा समझ आती जाएंगी। अब हम चलेंगे लेटर विक्टोरियन पीरियड की तरफ। लेकिन ओके, दैट वाज द अर्ली विक्टोरियन एज। आपने अर्ली विक्टोरियन राइटर्स को अभी मैंने डिस्कस किया है, आपको उम्मीद है इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। बल्कि टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, कार्लाइल, रस्किन, डिकन्स और थैकरे। अब हम जाएंगे लेटर विक्टोरियन राइटर्स की। ओके, बट लेटर विक्टोरियन राइटर्स हु केम इनटू प्रोमिनेंस आफ्टर 1870, 1870 से पहले जो टाइम है वो हम कहेंगे अर्ली विक्टोरियन है। 1870 के बाद फॉर एग्जांपल रोसेटी, स्विनबर्न, मॉरिस, जॉर्ज एलियट, मेरेडिथ, हार्डी, न्यूमैन एंड पैटर सेम टू बिलोंग टू एट डिफरेंट एज। ठीक है, ये जो आथर हैं उन लोगों से हमें बिल्कुल एक अलग एज से ऐसे लगता है ये बिलोंग कर। इसी वजह से हमने इनको पार्ट कर दिया है दो हिस्सों के अंदर, अर्ली विक्टोरियन राइटर्स और लेटर विक्टोरियन राइटर्स। ये सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए नहीं किया, बल्कि ये एज इन सब में एक सिंगल थ्रेड भी है, वो भी हम उसको भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप समझ भी जाएंगे। और इनमें फर्क भी है, कहीं कहीं हमें लगता है ये बिल्कुल लेटर विक्टोरियन पीरियड जो है वो एक डिफरेंट अंदाज में आके चलता है। तो उनमें आथर कौन से हैं? रोसेटी, स्विनबर्न, मॉरिस, जॉर्ज एलियट, मेरेडिथ, हार्डी, न्यूमैन, पैटर। अभी आपने ये बस याद रख लेना है कि ये लेटर विक्टोरियन पीरियड से। सो इन पोएट्री रोसेटी, स्विनबर्न एंड मॉरिस, इनका पोएट्री के साथ ताल्लुक है। ठीक है, रोसेटी का, स्विनबर्न और मॉरिस का वर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द न्यू मूवमेंट कॉल्ड द प्री रैफेलाइट मूवमेंट। ठीक है, विच वाज फॉलोड बाय द एस्थेटिक मूवमेंट। तो ये आगे चल के लेटर विक्टोरियन एज में हमें दो मूवमेंट पोएट्री के अंदर हम इनको देखेंगे, एक है द प्री रैफेलाइट मूवमेंट है और एक है द एस्थेटिक मूवमेंट। तो ये अभी मैं इनकी डेफिनेशन तो ज़ाहिर है आपसे नहीं पूछूंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दो मूवमेंट है। अभी हमारा इंट्रोडक्शन है जो कि इन द फील्ड ऑफ द नॉवल, ये तो पोएट्री की दुनिया है। पोएट्री में आपका सामना किनसे हुआ? पोएट में रोसेटी, स्विनबर्न और मॉरिस में। और इसमें हमने देखा कि दो मूवमेंट है, द प्री रैफेलाइट मूवमेंट और द एस्थेटिक मूवमेंट। In the field of novel, George Eliot is the pioneer of what is called the modern psychological novel. तो हमें एक नॉवलिस्ट मिलती है जो एक नया ट्रेंड नॉवल में इंट्रोड्यूस करवाती है इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड को। ठीक है, तो जॉर्ज एलियट हैं, ये इनका पेन नेम है। और इनका असल नाम क्या है ये मेरे ख्याल में आप जानते हैं, मैं एक एंड पे ये सवाल भी आप पे होगा। फॉलोड बाय द मेरेडिथ एंड हार्डी। ठीक है, तो नॉवलिस्ट जो हमारे सामने आते हैं बड़े, जॉर्ज एलियट, मेरेडिथ एंड हार्डी। इन प्रोज में अगर देखें, न्यूमैन ट्राइड टू रेवोल्यूशनाइज विक्टोरियन थॉट बाय टर्निंग इट बैक टू कैथोलिसिज्म। न्यूमैन जो हमें लगता है कि एक ऐसा प्रोज राइटर है जो एक प्रोटेस्टेंट टाइम में कैथोलिसिज्म को सर्च कर रहा है, कैथोलिसिज्म की तरफ वापस लेके जाना चाह रहा है। एंड पैटर केम आउट विद दिस प्योरली एस्थेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये जो आप है ना, आर्ट फॉर आर्ट सेक का जो डॉक्ट्रिन है, ये हमारे सामने आता है कि एस्थेटिक मूवमेंट हमारे सामने आती है, और उसकी जो फिलॉसफी है उस पर बेस कर रही है पैटर के ऊपर, which was directly opposed to the fundamentally moral approach of the prose writers of the early period, Carlyle, Arnold and Ruskin. और ये लोग अपने जो अर्ली प्रोज राइटर है बिल्कुल उनसे डिफरेंट अप्रोच लेके आते हैं, डिफरेंट मॉरल अप्रोच है। यहाँ मॉरल जो है हमें क्लैश नजर आता है अर्ली विक्टोरियंस और लेटर विक्टोरियन के। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारा जो है लेटर विक्टोरियन का सारे इंपॉर्टेंट जो जिस्ट है, जो इंटेलिजेंसिया है यहाँ पे मुतारिफ करवा दिया गया है। वो रोसेटी, स्विनबर्न और मॉरिस हों, वो दो मूवमेंट हो एस्थेटिक और प्री रैफेलाइट, वो नॉवलिस्ट हों जॉर्ज एलियट, मेरेडिथ एंड हार्डी, और वो प्रोज राइटर हों चाहे वो न्यूमैन है, पैटर हैं, तो इनका क्या ताल्लुक है कार्लाइल, आर्नल्ड और रस्किन के साथ। न्यू एज फंडामेंटल फीचर्स के हैं, न्यू एज के जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, thus we see
a clear demarcation between the two periods of Victorian literature, जो हमें एक लाइन नजर आती है, एक फर्क नजर आता है, तो एक ही बड़ी एज को हमें दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। So early Victorian period 1832 to 1870 है, and the later Victorian period जो है 1870 to 1900। Fundamentally, they belong to the one group. They were all the children of the new age of democracy। अगर इन सारी पूरी जो विक्टोरियन एज है, इनमें जो कॉमन जो थ्रेड है, जो कॉमन चीजें हैं, जो फंडामेंटली ये कॉमन है, उनमें है कि एक तो डेमोक्रेसी आ रही थी फुली, जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट के पास इख्तियार आ रहा था, और पार्लियामेंट सिलेक्ट करती थी पब्लिक, और पब्लिक जो है मिडिल एज जो है वो एक जो है मिडिल क्लास है वो डेवलप हो चुकी थी, और उसका एक जोर था उसके ऊपर। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो है वो आगे बढ़ता है, एंड द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है इसके अंदर, एंड द मटेरियल एक्सपेंशन एंड द एज ऑफ डाउट इट इज आल्सो पार्ट, एंड द पेसिमिज्म भी कहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी, जितना ही आप जो है वो फेथ से दूर होते जाएंगे, तो आप के अंदर डाउट, और डाउट के साथ पेसिमिज्म भी आता है। एंड फॉलोइंग द न्यू कंसेप्शन ऑफ मैन व्हिच वाज फॉर्मुलेटेड बाय साइंस अंडर द नेम ऑफ एवोल्यूशन। और एक और बड़ा वर्ड हमारे सामने आता है, वो है डार्विन की पब्लिकेशन आती है, जो बेसिस ऑफ द रिलीजन है उनको हिला देती है, और वो है एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, वो भी इसी एज में आता है। एज ऑफ रियलिज्म एंड मॉरल पर्पस। ऑल द ग्रेट राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एज वर एक्चुएटेड बाय अ डेफिनेट मॉरल पर्पस। विक्टोरियन एज के सारे आथर में अक्सर हम देखें, खासतौर पे एंड पे जब चले जाएंगे तो ज़ाहिर मूड चेंज हो जाएगा, लेकिन अर्ली विक्टोरियन एज में स्पेशली हम आपको एक चीज नजर आएगी, और कुछ लेटर विक्टोरियन एज के अर्ली पीरियड में आपको कुछ चीजें नजर आएगी। बहुत एंड पे जब 1900 के करीब जाएंगे तो मूड चेंज हो जाएगा, और एक किस्म की आप देखेंगे रोमांटिक रिवाइवल आपको एक और मिलेगा। तीसरा रोमांटिक रिवाइवल भी हम जिक्र करेंगे, वो क्या चीज है। तो एक चीज हमें, एक थ्रेड हमें नजर आता है विक्टोरियन जो सोशल स्ट्रक्चर और फैब्रिक है, वो है इनका जो मॉरल कॉन्सेप्ट, एक जो मॉरल पर्पस ऑफ लाइफ है, डेफिनेट मॉरलिटी के ऊपर ये चलते हैं। आपने सुना ही होगा विक्टोरियन मॉरल्स जो है, विक्टोरियन जो मोरालिटी है वो बड़ी बदनाम है, आपको पता है लिटरेचर के अंदर। सो टेनिसन, ब्राउनिंग, कार्लाइल, रस्किन, आर्नल्ड wrote with this spurred faith in their message and with the conscious moral purpose to uplift and to instruct। ठीक है, इनके अंदर फिर आ जाती है इंस्ट्रक्ट करना है हमने, डायडेक्टिकिज्म आपको एक नजर आएगा। इसलिए आप यहाँ पे अगर आप इनका मिजाज, इनकी नब्ज पे हाथ रखें, विक्टोरियन एज के पल्स पे हाथ रखें, तो आप मेरा ख्याल में क्लियरली बता सकते हैं कि ये इनकी जो थिंकिंग है वो क्लासिकल थिंकिंग। आपको याद आ जाएगा, इंस्ट्रक्ट करना, साइंटिफिक अंदाज में एनालिसिस करना, सोच विचार करना, और जो इंस्ट्रक्ट करना स्पेशली, और पर्पस के साथ लिखना जो है, और माशरे में कलेक्टिविटी की तरफ ध्यान देना, अपलिफ्ट करने की कोशिश करना, चाहे वो मोरालिटी है, चाहे वो सोशल स्टैंडर्ड है, यानी एक लिहाज से सटायर करना, क्रिटिसाइज करना बेहतरी के लिए इंसानियत की। तो ये थ्रेड जो आपको नजर आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रोमांटिसिज्म का एक रिएक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। Even the novel broke away from Scott's romantic influence। स्कॉट के जो नॉवल हैं, या जेन ऑस्टन का जो वर्क है, या गॉथिक नॉवल है, रेडक्लिफ का जो काम है, या मैरी शेली का जो काम है, उससे बहुत मुख्तलिफ काम आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलते हैं डिकन्स, थैकरे, जॉर्ज एलियट wrote with a definite purpose to sweep away the error and the reveal the underlying truth of humanity। ठीक है, ऐसा लगता है वो पर्पस के साथ लिख रहे हैं, कुछ मॉरल एक स्ट्रक्चर की तलाश में है, एक बड़े सी, और वो आपके सामने जो है एक मैसेज के साथ, एक डेफिनेट पर्पस के साथ लिखते नजर आएंगे। और जब भी आपके पास कोई मैसेज हो, डेफिनेट पर्पस और मॉरल से, या आप एक रिफॉर्मर की स्पिरिट से लिख रहे हैं, तो आप फिर एक क्लासिकल थिंकर होते हैं। फॉर दिस रीजन द विक्टोरियन एज वाज फंडामेंटली एन एज ऑफ रियलिज्म रादर देन ऑफ रोमांस। हम इसे एज ऑफ रोमांस नहीं कह सकते, बल्कि एज ऑफ रियलिज्म है, एज ऑफ रीजन, जो कि हमने पिछली एज का नाम रख दिया था, तो ये उसी के एक वेल्ड फॉर्म है, age of realism। After 1870, we find that the romantic inspiration was again in the ascendant in the shape of the pre-Raphaelite and aesthetic movement। लेकिन बिल्कुल एंड पे जब 1870 गुजरता है, बिल्कुल लास्ट बल्कि 90 के करीब अगर पहुंचते हैं, तो एक नई एज जो है एक डोमिनेंट हो जाती है। इस बात का भी रिएक्शन आएगा इसके एंड के ऊपर, और रोमांटिक स्पिरिट जो है दोबारा सर उठाएगी, और किस फॉर्म में, प्री-रैफेलाइट और एस्थेटिक मूवमेंट की शक्ल।
तो एज ऑफ रियलिज्म है और मॉरल पर्पस हमें नजर आता है. सो द मोरालिटी एंड द स्पिरिट ऑफ द प्योरिटनिज्म, यहाँ पे आपको वो प्योरिटनिज्म आप कहीं भूल ना जाए, वो खत्म नहीं हुआ. After the crisis which followed the struggle against the French Revolution and the Napoleon, England set about organizing herself with the view to internal prosperity and progress. अब आप पता नेपोलियन वार का टाइम खत्म हो चुका है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फर्वर है वो भी डाउन हो गया है, इंटरनल जो स्ट्राइफ है वो कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कैपिटलिज्म आगे बढ़ रहा है और डेमोक्रेसी, ये दोनों साथ साथ, साइंस, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी और कॉलोनियलिज्म भी साथ साथ चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है. तो ये चीजें साथ प्रोग्रेस कर रहा है, इंग्लैंड डेवलप कर रहा है और साइंस में आगे बढ़ रहे हैं. सो मोर ओवर विद द एडवेंट टू द पावर ऑफ ए मिडिल क्लास largely imbued with the spirit of the Puritans. और इनके अंदर जो स्पिरिट है, एक ऑर्डर है, इसके अंदर एक मोरालिटी है, मिडिल क्लास जो नई इमर्ज हुई है और उनमें एक प्यूरिटनिज्म की एक स्पिरिट मौजूद है. एंड द एक्सेशन ऑफ द क्वीन टू द थ्रोन एंड era of the self-restraint and the discipline start. ठीक है, पूरे कंट्री में हमें एक सोशल सेटअप में एक ऑर्डर नजर आता है, वो जो प्यूरिटन ऑर्डर है उसी से मिलता जुलता ये ऑर्डर है. हाल में उस तरह की इनके अंदर शिद्दत पसंदी नहीं है, लेकिन एक रेस्ट्रेंट, मॉरल रेस्ट्रेंट, एक डिसिप्लिन, ऑर्डर जो है माशरे के अंदर हमें मिलता है. इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज द स्पिरिट ऑफ द प्यूरिटनिज्म जो हमें आगे बढ़ती नजर आती है. द इंग्लिश सोसाइटी एक्सेप्टेड इट्स स्टैंडर्ड एंड स्ट्रिक्टर कन्वेंशनल मोरालिटी व्हिच वाज वॉइस्ड बाय द राइटर लाइक कॉयल. और हमें माशरे के अंदर जो है एक मोरालिटी नजर आती है, मॉरल वैल्यूज नजर आती हैं और एक फॉल्स सेंस हमें मिलते हैं. और इस पे आपने बेतहाशा जब आप विक्टोरियन लिटरेचर पढ़ते हैं तो उनकी मॉरल टोन जो है ना आपको एक फील होती है, जिसका डेफिनेटली आगे रिएक्शन आता है. सो मिक्सचर ऑफ द क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म. कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लासिज्म नहीं सामने आ गया था, बल्कि कहीं कहीं हमें मिक्स ट्रेंड मिलते हैं. ऑल द ओवरऑल टोन जो है वो क्लासिकल है, वो रियलिज्म है, वो साइंस है, वो इन्वेस्टिगेशन है और वो डाउट भी है. So moreover, romanticism not only continued during the Victorian age, but it appeared in the new form. रोमांटिसिज्म की डेथ नहीं होती, बल्कि वो साथ तो चलता ही रहता है, हर एज के इफेक्ट्स आपको मिलते जाएंगे साथ साथ. The very exercise of the reason and the pursuit of the scientific studies which promoted the spirit of the classicism stirred up a desire for the compensation and led to a reassertion of the imagination and the heart. The Victorian age, therefore, exhibit a very interesting and complex mixture of the two opposing elements. तो होता यह है कि रोमांटिक ने जो इंडिविजुअलिटी का नजरिया दिया, जो पैशन का नजरिया दिया, जो हार्ट को अहमियत दी, वो एकदम से बिल्कुल खत्म नहीं होगी, बल्कि क्लासिज्म ने दोबारा सर उठाया और मिक्स अप किया, रोमांटिसिज्म को अपने साथ मिलाया, तो हमारे पास विक्टोरियन एज हमारे सामने आती. द बेस्ट इज येट टू बी. हमने स्लाइड का टाइटल बनाया है, द बेस्ट इज येट टू बी. Though the writers of the new age still resisted in deriving inspiration from the past ages, yet under the spell of the marvels of science, they looked forward rather than backward. अब जो साइंटिफिक नजरिया आ चुका था, अब ये लोग रोमांटिक्स की तरह, मिडिल एजेस के पास्ट और ग्रीक की तरफ नहीं देख रहे थे, याद रखना, बल्कि ये फॉरवर्ड देखने की बजाय, बैकवर्ड देखने की बजाय सॉरी फॉरवर्ड देख रहे थे, आगे देख रहे थे, फ्यूचर की तरफ के एनालिसिस कर रहे थे. Faith in the reality of the progress was thus the main characteristic of the early Victorian age. Doubt, skepticism, and the questioning became the main characteristic of the later Victorian age. इनमें यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा. So the dominant note of the early Victorian period was therefore contained in Browning's memorable line. Browning की लाइन है, ये हमने चूज किया है यहाँ पे, अर्ली विक्टोरियन पीरियड को रिप्रेजेंट भी करती है साथ उनकी. द बेस्ट इज येट टू बी, यानी फ्यूचर की तरफ आप उनका रुख देख सकते हैं कि वो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं. द बेस्ट इज येट टू बी. द एंड. तो यहाँ पे हमारा सोशियो पॉलिटिकल लिटरेरी जो एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे